हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग, टाइप्स, प्रोसीजर एंड लिमिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। टाइम के साथ सोसाइटी बदलती है और लॉ को भी बदलना पड़ता है। इसी चेंज के प्रोसेस को हम कहते हैं अमेंडमेंट। सो व्हाट इज़ अमेंडमेंट? सिंपल शब्दों में अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना। अमेंडमेंट मीन्स मेकिंग चेंजेस, एडिशन, रिमूवल और मॉडिफिकेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ नया ऐड करना, जैसे एडिशन, कुछ हटाना, रिमूवल, या किसी रूल को थोड़ा चेंज करना हो तो मॉडिफिकेशन। ये तीनों चीज़ें मिलकर अमेंडमेंट कहलाती हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इट कैन चेंज विद द टाइम टू मीट न्यू नीड्स, बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन प्रोटेक्टेड। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी जिंदा डॉक्यूमेंट है। सोसाइटी बदलेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, न्यू प्रॉब्लम्स आएंगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज पॉसिबल है। लेकिन एक बाउंड्री है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हेडिंग है मेन रूल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मेन रूल क्या है। आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ टू अमेंड इट। आर्टिकल 368 पार्ट 20 में दिया गया है और ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होगा। इट डिफाइंस द प्रोसीजर एंड स्कोप ऑफ द अमेंडमेंट, यानी आर्टिकल 368 ये डिसाइड करता है अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, पार्लियामेंट कितना चेंज कर सकती है और कहाँ तक नहीं जा सकती। सिंपल में बोले तो आर्टिकल 368 एक लिमिट भी सेट करता है और एक तरीका भी बताता है। अब तक हमने देखा अमेंडमेंट क्या होता है। अब सवाल ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता कैसे है। प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेप 1, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अमेंडमेंट बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब अमेंडमेंट बिल सिर्फ पार्लियामेंट में ही आएगा, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। स्टेट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कभी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। बिल कोई भी मिनिस्टर भी ला सकता है और कोई नॉर्मल एमपी भी, जिसे हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। नो नीड फॉर प्रेसिडेंट्स प्रायर परमिशन। इसके लिए प्रेसिडेंट से पहले से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्टेप 2, पासिंग इन पार्लियामेंट। मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। बिल को लोकसभा या और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा और नॉर्मल मेजॉरिटी से नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से। मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी हाउस के टोटल मेंबर का 50% से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए और जो मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए। दोनों कंडीशन साथ साथ पूरी होनी चाहिए। नो ज्वाइंट सिटिंग इफ़ देयर इज़ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज। अगर लोकसभा और राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट हो जाए तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। स्टेप 3, फॉर फेडरल प्रोविजंस। आफ्टर पासिंग इन पार्लियामेंट इट मस्ट बी रेटिफाइड बाई एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अगर अमेंडमेंट स्टेट के पावर को अफेक्ट करता है तो पार्लियामेंट के बाद स्टेट की अप्रूवल भी चाहिए। बाई सिंपल मेजॉरिटी 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्टेट असेंबलीज में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा जो प्रेजेंट और वोटिंग में हैं। कम से कम आधी स्टेट्स का अप्रूवल जरूरी है। स्टेप 4, प्रेसिडेंट्स एसेंट। बिल गोज टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और स्टेट्स से क्लियर होने के बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट, कैन नॉट रिजेक्ट और रिटर्न इट। प्रेसिडेंट के पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता, ना रिजेक्ट कर सकते हैं ना वापस भेज सकते हैं, उनको एसेंट देनी ही पड़ेगी। स्टेप 5, बिकम्स लॉ। आफ्टर एसेंट इट बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफिशियली अमेंडेड और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लीगल और फाइनल हो जाता है। तो याद रखो अमेंडमेंट का प्रोसेस टफ इसलिए है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई इजीली बिगाड़ न सके और इसी बैलेंस से डेमोक्रेसी चलती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के कितने तरीके होते हैं। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट।
There are three ways. The constitution can be amended in three different ways depending on the provision. इसका मतलब ये है कि हर अमेंडमेंट के लिए सेम प्रोसेस नहीं होता, प्रोविज़न जितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस उतना स्ट्रिक्ट. फर्स्ट, बाय सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. ओनली 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मीन्स नॉर्मल मेजॉरिटी. यानी पार्लियामेंट में जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 50% से ज़्यादा सपोर्ट हो गया तो बिल पास. इसमें कोई स्पेशल या टफ कंडीशन नहीं है. नॉट कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 368. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टाइप का अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, इसलिए प्रोसेस सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, एडमिशन और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, चेंजिंग बाउंड्रीज नेम ऑफ द स्टेट्स. नया स्टेट बनाना या किसी स्टेट को इंडिया में एडमिट करना ये सिंपल मेजॉरिटी से होता है. स्टेट का नाम बदलना या बाउंड्री चेंज करना ये सिंपल मेजॉरिटी का केस है. अबॉलिशिंग और क्रिएटिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट. स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाना या ख़त्म करना, इसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी काफ़ी है. मतलब ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का चेंजेस होते हैं, इसलिए प्रोसेस ईजी रखा गया है. सेकेंड है बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. यहाँ रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है. दो कंडीशन एक साथ, टोटल मेंबर का 50% से ज़्यादा और प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3. नो नीड फॉर स्टेट अप्रूवल. इस टाइप के अमेंडमेंट में स्टेट की परमिशन जरूरी नहीं होती, सिर्फ पार्लियामेंट का रोल होता है. कवर्स मोस्ट प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम एक्सेट्रा. इनमें चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अमेंडमेंट भी इसी कैटेगरी में आता है. अदर ऑर्डिनरी प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे नॉर्मल प्रोविज़न इसी प्रोसेस से अमेंड होते हैं. ये सबसे कॉमन टाइप का अमेंडमेंट है. थर्ड, बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट. स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट प्लस अप्रूवल बाय एट लीस्ट 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. सिंपल मेजॉरिटी इन स्टेट्स. यहाँ डबल सिक्योरिटी होती है. पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी और कम से कम आधी स्टेट्स का अप्रूवल. स्टेट में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. यूज्ड फॉर इम्पोर्टेंट फेडरल प्रोविजंस. ये मेथड तब यूज़ होता है जब यूनियन और स्टेट का बैलेंस थोड़ा छिड़ जाता है, इसलिए स्टेट्स की कंसेंट भी ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर. प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा ये फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है. एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट. यूनियन और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर की लिमिट चेंज करनी हो तो स्टेट की अप्रूवल चाहिए. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविजंस, यहाँ भी स्टेट का रोल होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का बैलेंस बढ़ाने के लिए स्टेट की कंसेंस कंपल्सरी है. स्टेट को पार्लियामेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ये भी फेडरल इशू है. आर्टिकल 368 इटसेल्फ. सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, आर्टिकल 368 को खुद अमेंड करना हो तो भी यही टफेस्ट प्रोसेस लगेगा. तो याद रखो, सिंपल चीज़ सिंपल मेजॉरिटी, इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेशल मेजॉरिटी और फेडरल बैलेंस वाली चीज़ पार्लियामेंट प्लस स्टेट दोनों की मर्जी. नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीनिंग, इट इज़ अ सेट ऑफ कोर और इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और डिस्ट्रॉयड बाय एनी अमेंडमेंट. इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको किसी भी अमेंडमेंट से ख़त्म नहीं किया जा सकता. इवन पार्लियामेंट्स अमेंडमेंट पावर इज़ लिमिटेड, इट कैन नॉट टच दीज बेसिक फीचर. यानी पार्लियामेंट पावरफुल है लेकिन अनलिमिटेड नहीं. अमेंडमेंट कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ नहीं सकती. दिस आइडिया इज़ नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट वॉज क्रिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये आइडिया सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन सेफ रहे. से फॉर एग्जाम्पल, केशवानंद भारती केस 1973. सुप्रीम कोर्ट सेड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर. 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती. ये जजमेंट गेम चेंजर था. पर्पज़, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल स्पिरिट एंड कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मेन पर्पज़ ये है कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, ये सब हमेशा सेफ रहें. नेक्स्ट हेडिंग है सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. व्हाई डू वी नीड अमेंडमेंट.
सवाल सिंपल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी है तो अमेंडमेंट क्यों? फर्स्ट, एडॉप्टेबिलिटी। इंडिया इज डाइवर्स एंड चेंजिंग फिक्स रूल वॉन्ट वर्क फॉर एवर। इंडिया स्टैटिक नहीं है, सोसाइटी बदलती है, सोच बदलती है। अगर रूल्स फिक्स रहेंगे सिस्टम फेल हो जाएगा। अमेंडमेंट अपडेट का काम करते हैं। नेक्स्ट है न्यू राइट्स। राइजिंग अवेयरनेस, पीपल डिमांड्स न्यू राइट्स। लोग अवेयर हो रहे हैं इसलिए नए राइट्स की डिमांड होती है, जैसे एलजीबीटी प्राइवेसी और राइट टू प्राइवेसी। इवोल्यूशन ऑफ राइट्स, कोर्ट्स गिव न्यू मीनिंग टू ओल्ड राइट्स। राइट वही रहते हैं पर उनका मीनिंग इवॉल्व होता है, जैसे आर्टिकल 21 में से राइट टू प्राइवेसी निकला। नेक्स्ट, इमर्जिंग इशूज हेल्प्स डील विथ न्यू प्रॉब्लम्स लाइक बैंस, विजिलेंटिज्म एक्सेट्रा। नए टाइम के नए प्रॉब्लम जैसे मॉब लिंचिंग, ऑनलाइन एब्यूज, इलीगल बैन, इन सब के लिए लॉ को अपडेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्म रिमूव्स ओल्ड और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस एंड ब्रिंग्स मॉडर्निटी। पुरानी गलत प्रैक्टिसेस जैसे डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी अमेंडमेंट के थ्रू हटाई जा सकती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडर्न बनाता है। नेक्स्ट हेडिंग है क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। पीपल क्रिटिसाइज द वे वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, अब थोड़ा क्रिटिकल सोचते हैं। अमेंडमेंट जरूरी है पर प्रोसेस परफेक्ट नहीं है। नो स्पेशल बॉडी, नो सेपरेट ग्रुप फॉर अमेंडमेंट। इनमें कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन नहीं है। अमेंडमेंट का काम सिर्फ पार्लियामेंट करती है और कभी कभी स्टेट्स। टू सिमिलर टू नॉर्मल लॉज। अमेंडमेंट का प्रोसेस नॉर्मल लॉ जैसा ही लगता है, बस मेजॉरिटी थोड़ी सी स्पेशल होती है, इसलिए लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना इजीली चेंज हो जाता है। स्टेट्स हैव लिमिटेड रोल। स्टेट्स खुद से अमेंडमेंट स्टार्ट नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट स्टार्ट करती है। स्टेट्स का रोल काफ़ी लिमिटेड है, एक्सेप्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसी चीज़ें। पार्लियामेंट टू फॉर पावरफुल। मोस्ट अमेंडमेंट्स में स्टेट की अप्रूवल चाहिए ही नहीं, सिर्फ कुछ केसेस में आधी स्टेट्स का कंसेंट चाहिए, इसलिए पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल लगती है। नो ज्वाइंट सिटिंग। अगर लोकसभा और राज्यसभा एग्री न करे तो कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, इसलिए डेडलॉक हो सकता है। नेक्स्ट, स्केची प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, इसी सिंप्लिसिटी की वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं और केसेस कोर्ट तक जाते हैं। ओवरऑल, अमेंडमेंट प्रोसेस हेल्प्स कीप कॉन्स्टिट्यूशन रेलिवेंट बट हैज़ फ्लॉज इन बीइंग टू पार्लियामेंट सेंटर्ड। फाइनल बैलेंस ये है, अमेंडमेंट प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन को अलाइव रखता है, लेकिन ज़्यादा पावर पार्लियामेंट के पास होने की वजह से क्रिटिसिज्म भी होती है। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ईयर के साथ। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। इस अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल आया। इसमें जो लॉज डाले गए हैं उसको नॉर्मली कोर्ट में चैलेंज करना मुश्किल हो गया। पर्पस था लैंड रिफॉर्म जैसे लॉज को प्रोटेक्ट करना। सेकंड, 42nd अमेंडमेंट 1976। प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जैसे पावरफुल वर्ड्स ऐड हुए हैं, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़, न्यू पार्ट 4A। सिटीजन्स के राइट के साथ साथ उनके ड्यूटीज़ भी डिफाइन की गई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, नेशनल यूनिटी मेंटेन करना। थर्ड, 44th अमेंडमेंट 1978। प्रॉपर्टी पे पहले फंडामेंटल राइट था, इसी अमेंडमेंट के बाद ये नॉर्मल लीगल राइट बन गया। चेंज्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस टू आर्म्ड रिबेलियन फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी लगाना थोड़ा टफ कर दिया गया ताकि मिसयूज़ ना हो। अब सिर्फ सीरियस सिचुएशन में ही इमरजेंसी लग सकती है। फोर्थ, 61st अमेंडमेंट 1988। यंग जनरेशन को पावर मिली। 18 साल का सिटीजन वोट दे सकता है। फिफ्थ, 73rd अमेंडमेंट 1992। गांव के लेवल पर पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पावर ग्रास रूट तक पहुंची। सिक्स्थ, 74th अमेंडमेंट 1992। सिटीज़ के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली। सेवेंथ, 86th अमेंडमेंट 2002। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंडर आया। 8th, 97th अमेंडमेंट 2011। कॉरपोरेटिव सोसाइटी जैसे मिल्क क्रेडिट सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली। 9th, 101 अमेंडमेंट 2016। मल्टीपल टैक्सेस हटा के वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट आया, सेंटर और स्टेट दोनों का रोल फिक्स्ड हुआ। 10th, 102nd अमेंडमेंट 2018। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया ताकि बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स स्ट्रांग हो सकें। 11th, 103rd अमेंडमेंट 2019। जनरल कैटेगरी के पुअर स्टूडेंट्स के लिए 10th रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ, इकोनॉमिक क्राइटेरिया को इंपॉर्टेंस मिली। 12th, 104th अमेंडमेंट 2020। SC ST रिजर्वेशन को आगे एक्सटेंड किया गया।
एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन का सिस्टम बाद में कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। 13th 105th अमेंडमेंट 2021, स्टेट्स को वापस पावर मिली कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट खुद डिसाइड कर सके। 14th 116th अमेंडमेंट 2023, लोकसभा, स्टेट असेंबली और दिल्ली असेंबली में 33% सीट वुमेन के लिए रिजर्व की गई। ये जेंडर इक्वलिटी की डायरेक्शन में बहुत बड़ा स्टेप है। ये अमेंडमेंट सिर्फ डेट्स नहीं है, ये बताते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे टाइम के साथ इवॉल्व होता रहा है। अगर आपको वीडियो समझ आई और आपको कोई भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।